हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमालय क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरी बुक के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं और ये है फ्रीडम। सो हम इसमें देखेंगे फ्रीडम का मतलब क्या होता है और बहुत सारे फ्रीडम के एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर हम क्वेश्चन के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो अगर हम ये सारे क्वेश्चन करते हैं जो व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंडीशन विच एक्सपैंड फ्रीडम, what is Swaraj, what is the explain, what is the constraint on freedom, what is the Subhash Chandra Bose view on freedom, why do we need constraint। सो टोटल हम देखते हैं यहाँ पे 24 क्वेश्चन हैं और इसको करने के बाद हम चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से आएंगे। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फ्रीडम। तो फ्रीडम होता क्या एक्चुअली। फ्रीडम कैन बी डिफाइंड इन टू एस्पेक्ट, दैट इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। क्या बोल रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का पाबंदी ना हो। कंस्ट्रेंट मतलब पाबंदी, रुकावट, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन विच एक्सपैंड फ्रीडम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये दोनों चीज़ क्या होता है, पहला तो है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन विच एक्सपैंड फ्रीडम। ठीक है। सो कंस्ट्रेंट मतलब आपके ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो, आप जो करना चाहे वो करें। ठीक है। सो उसी को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। और दूसरा है कि वो कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे कि हम अपने फ्रीडम को इंजॉय कर सके, अपने फ्रीडम को एक्सपैंड कर सके। सो ये है दो कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। सो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट means that an individual should not be forced to perform any action which she or he does not want to perform। तो कंस्ट्रेंट मतलब एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब हमें कोई फोर्स ना करे वो सारी चीज करने के लिए जो हम करना नहीं चाहते हैं। जैसे इन म्यांमार देयर इज ए फोर्स लेबर। ठीक है। पीपल आर फोर्स टू वर्क देयर एट लो और नो वेजेस। सो दिस रेस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम। अब मान लो कोई काम करना नहीं चाहता है। मान लो कि लड़कियां पढ़ना चाहती है बट उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको अपने जिस तरह से आप लाइफ जीना चाहते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो करने नहीं दिया जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, अगर आपको ये सारे फ्रीडम मिल रहा है आपको अपने हिसाब से काम करने के लिए, तो हम बोलते हैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं है आपके ऊपर, किसी भी तरह का पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंडीशन विच एक्सपैंड फ्रीडम। तो ऐसा कौन कौन से कंडीशन है जो कि आपके फ्रीडम को एक्सपैंड करता है, जिसमें कि आप अपने फ्रीडम को प्रॉपर वे में यूज कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंडीशन विच एक्सपैंड फ्रीडम। ठीक है। सो हम देखते हैं इसमें कंडीशन विच एक्सपैंड हर फ्रीडम मीन्स दैट देयर शुड बी कंडीशन अवेलेबल दैट मेक्स एन इंडिविजुअल इंजॉय देयर फ्रीडम मोर। मतलब ये होता है कि हमें जैसे मान लो कि आपको फ्रीडम मिला हुआ लेकिन वो कंडीशन नहीं है जहाँ पे कि आप फ्रीडम को एंजॉय कर सको। मान लो लड़कियों को पढ़ने के लिए पढ़ने का मौका मिला हुआ है लेकिन स्कूल नहीं है आसपास के गांव में जहाँ पे वो जाके पढ़ सकें। उन्हें अगर पढ़ना है तो शहर जाना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं उनके लिए वो कंडीशन अवेलेबल नहीं है जिसमें कि वो अपने फ्रीडम को एक्सपैंड कर सके। देयर शुड बी जिसे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सबको। ठीक है। वुमेन को सो दैट दे कैन कीप हर सेल्फ इन्फॉर्म्ड, सी कैन गेट एम्प्लॉयमेंट। उनको नौकरी मिलना चाहिए, ये नहीं कि पढ़े लिखे पढ़ने पर नौकरी भी मिलना चाहिए उनको। नो और उनको राइट के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। एंड इन दिस फ्रीडम कैन सी कैन डेवलप हर कैपेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। अगर मान लो उनको फ्रीडम मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपना कैपेबिलिटी, उनके अंदर क्षमता है और अपना क्रिएटिविटी को आगे लेके आ पाएंगे। सो देयर नीड टू बी फ्रीडम इन स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, म्यूजिक एंड एक्सप्लोरेशन में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज स्वराज। स्वराज क्या होता है। स्व मीन्स सेल्फ एंड राज मीन्स रूल, यानी कि रूल ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड स्वराज और रूल ओवर आवर सेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, उसको स्वराज बोलते हैं। व्हाट इज स्वराज एक्सप्लेन
एलैबोरेटली क्या होता है इसको हम डिटेल में समझते हैं। स्व में मैंने अभी बताया कि सेल्फ रूल इज कॉल्ड स्वराज। रूल ऑफ सेल्फ रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इंडिया। सो एक तो यहाँ पे रूल ऑफ सेल्फ मतलब क्या होता है कि हम अपना राज हो, जहाँ पे जैसे आपको पता है 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिश का राज था, तो उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने अपना राज सेटअप कर लिया और उसको बोलते हैं स्वराज। एंड रूल ओवर सेल्फ मीन्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम बट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फ्रीडम। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि स्वराज मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फ्रीडम की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब क्या होता है कि आपको रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी दूर हो, लोगों को नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। सोशल फ्रीडम मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड एंड एवरीबडी ट्रीटेड इक्वली। हर धर्म के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कोई भी भेदभाव ना हो। एंड कल्चर फ्रीडम मतलब होता है वेयर ऑल रिलीजियस एंड कल्चर आर इक्वली रिस्पेक्टेड। मान लो कि इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो वहाँ पे हर धर्म के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी मिल रहा है, देन वी कैन से दैट देयर इज कल्चरल फ्रीडम। समझ में आया? सो व्हाट इज स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम पे क्या क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए। कंस्ट्रेंट मतलब कि पाबंदी लगना, ठीक है। कंस्ट्रेंट ऑफ फ्रीडम कम्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। तो कैसे आपके फ्रीडम पे कौन रुकावट डाल रहा है या पाबंदी डाल रहा है? सो जो पावरफुल लोग हैं उनका डोमिनेंस, जैसे कि मान लो लोअर कास्ट के लोगों को वो सारे मौका नहीं मिल पाता है, या हायर कास्ट के लोग उनको डोमिनेट करते हैं, उनको दबा के रखते हैं। और एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब होता है मान लो कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के गुलाम है, तो उस सिचुएशन में वो अपने फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता और उसको उसके फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट है, पाबंदी है। एक्सटर्नल कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ लॉ इम्पोज बाई गवर्नमेंट। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो भेदभाव है उसके बारे में बताया हुआ है। वहाँ पे जो ब्लैक हैं उनको हर तरह की इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इनइक्वालिटी। तो इस तरह का अगर किसी भी तरह का एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है ऑन enjoying the freedom, then that is not good, and in that situation one cannot enjoy the freedom that is given to them। ठीक है। सो इस तरह से कंस्ट्रेंट मतलब पाबंदी, फ्रीडम पे जो पाबंदी लगता है। पाबंदी दो तरह से लग सकता है, एक तो डोमिनेंस, मतलब मान लो कि कोई एक जैसे मेल है फीमेल को डोमिनेट कर रहा है, उनको तो देयर इज कंस्ट्रेंट ऑन देयर फ्रीडम। अगर मान लो इंडिया दूसरे कंट्री का गुलाम है तो उस समय इंडिया इज नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक, सो देयर इज कंस्ट्रेंट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का क्या व्यू था फ्रीडम के ऊपर? सुभाष चंद्र बोस का, सो बोस शेयर द सेम व्यू ऑफ फ्रीडम एज गांधी। गांधी जी का मानना है कि इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, सोशल और कल्चरल फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम ट्रू सेंस में फ्रीडम की बात कर सकते हैं। तो दे टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीडम, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम मिलना चाहिए। शुड बी, अब जैसे कि यहाँ पे देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ रिच एंड पुअर, फ्रीडम ऑफ मैन एंड वुमेन, freedom to of all classes and all individual, freedom for individual and society. So freedom does not only mean independence from British India, but distribution of wealth, abolition of caste system, destruction and of communalism। कम्युनलिज्म मतलब धर्म के नाम पे जो लड़ाई हो रहा है उसको ख़त्म करना, सप्रेशन हो रहा है उसको ख़त्म करना, रिलीजियस टॉलरेंस, हर धर्म के लोगों को इक्वल रेस्पेक्ट मिले, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, एवरी रिलीजियस पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, देन वी कैन से दैट देयर इज फ्रीडम। सो दैट इज द सुभाष चंद्र बोस व्यू ऑन फ्रीडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट। आपको पता है कंस्ट्रेंट मतलब पाबंदी, पाबंदी मतलब जो रोक टोक होता है लोगों को फ्रीडम एंजॉय करने में, उसको बोलते हैं। तब चाहिए क्यों हमें? वाई देयर हैज़ टू बी सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम। या तो देखो, एक तो है कि हमें इसमें याद रखना है कि जंगल में क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ताकतवर हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, वो एंजॉय करते हैं, आई मीन दे सप्रेस अदर एनिमल। तो उसी तरह से और एक कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि जो ताकतवर है वही सरवाइव करेगा, वही रूल करेगा, वही सारे फ्रीडम एंजॉय करेगा, और जो लोग वीक हैं उन लोगों को सप्रेस किया जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सबको मिनिमम फ्रीडम मिले, तो हमें कुछ लोगों के अननेसेसरी यूज ऑफ फ्रीडम के ऊपर रोक टोक लगाना जरूरी है। तभी जाकर हर एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, डजेंट मैटर वेदर दे आर रिच और पुअर, हायर कास्ट और लोअर कास्ट, वेदर दे बिलोंग टू एनी रिलीजन, इंजॉय
फ्रीडम, ठीक है। और अगर मान लो हम कुछ कम्युनिटी को, कुछ लोगों को सप्रेस करेंगे, मे बी इन द नेम ऑफ रिलीजन, मे बी इन द नेम ऑफ कास्ट, मे बी जेंडर, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में पीस नहीं रहेगा, ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। So social constraints are required on freedom so that it does not harm the society and individual can enjoy freedom as well. तो वही बताया मैंने. Like we read about the freedom of speech should not include abusing one's family. अब ये नहीं कि आप के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप किसी को डिफेम कर दो, किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करो, रिलीजन और कल्चर को बुरा भला कहो, सो अदरवाइज देयर विल बी वेब। तो अगर इस तरह का फ्रीडम है तो हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, ये इस पर कुछ कंट्रोल है, इस पर कुछ पाबंदी है कि आप एक लिमिट से के आगे आप यू आर नॉट फ्री टू स्पीक, ठीक है। आप किसी को अपने स्पीच के थ्रू हर्ट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट कंपेल समबडी टू कमिट सुसाइड, या यू कैन नॉट स्पीक समथिंग जिससे कि दंगा या वायलेंस हो जाए, हाँ, कम्युनल राइट्स हो जाए, तो इस तरह का चीज़ हमें नहीं बोलना है। तो यही बोल रहा है कि आपको फ्रीडम है, बट फ्रीडम जो होता है एब्सोल्यूट नहीं है, उस फ्रीडम पे कुछ कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल रहने से ही आप सोसाइटी में पीस रहेगा, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये सब चीज़ रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी नीड कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट, अभी बताया मैंने, क्योंकि वी नीड कंस्ट्रेंट सो दैट वी कैन रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस ऑफ आइडिया। हर लोग का अपना अपना आइडिया है, बिलीफ है और ओपिनियन है, और हर आदमी का अपना ओपिनियन के हिसाब से, अपने बिलीफ और आइडिया के हिसाब से जीने का अधिकार है, और दिस विल लीड टू मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। और इस तरह से अगर हम जो लोग ताकतवर है वो अपना ही बिलीफ, आइडिया और ओपिनियन को दूसरे के ऊपर थोपेंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में टेंशन और ऑर्डर नहीं रहेगा, मे बी आई मीन पीस वायलेट होगा। तो इस तरह से इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस इन द सोसाइटी वी नीड टू हैव सम कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल क्या होता है? जेस मिल का, जेस मिल जो था एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था, उसने एक प्रिंसिपल डेवलप किया था जिसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। हम देखते हैं क्या है। जेस मिल के अकॉर्डिंग दो तरह का एक्शन होता है, एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और एक अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग मतलब एक्शन मतलब वो एक्शन जो कि सिर्फ आपको अफेक्ट कर रहा है, वो एक्शन आप जैसे अपने कमरे में बैठ के म्यूजिक सुन रहे हो तो ये सिर्फ आपको अफेक्ट कर रहा है और किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन मतलब आप कोई भी ऐसा चीज़ कर रहे हो जिससे कि बाकी लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप मान लो कि 12 बजे रात को फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहे हो जिससे कि आसपास के लोग सो नहीं पा रहे हैं, तो ये हो गया अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्शन, टू काइंड ऑफ एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग दैट जो कि सिर्फ उस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, ना ही किसी और को कर रहा है, और एक अदर रिगार्डिंग जो कि सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। सो हार्म प्रिंसिपल मीन्स दैट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल विच हार्म अदर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाई लॉ। तो अब देखो यहाँ पे ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया जा रहा है कि लॉ जो है कहाँ पे इंटरफेयर करे। तो जेस मिल बोलता है कि लॉ इंटरफेयर कर सकता है, नो डाउट, बट सारे इंडिविजुअल के एक्शन पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कुछ एक्शन होता है जो सिर्फ उसी को अफेक्ट कर रहा है। आप टीवी देखो, सो जगो, म्यूजिक सुनो अपने कमरे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉ को, क्योंकि लॉ वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब आपका कोई भी एक्शन किसी और को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी में हर आदमी फ्री है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही फ्री हो जो मर्जी हो करने के लिए, इवन अदर आर ऑल्सो फ्री, दूसरे लोगों को भी रात को सोना है। तो अगर आप हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टर्ब होंगे, उनका फ्रीडम इनक्रोच होगा और वो परेशान होंगे, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। तो गवर्नमेंट और स्टेट्स विल इंटरफेयर ओनली इन दोज एक्शन विच अफेक्ट अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि गिव टू काइंड्स ऑफ एक्शन ऑफ जेस मिल। तो जेस मिल बोलता है क्या हम एक्शन लेना चाहिए। देखो जिससे दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन आर दोज एक्शन विच अफेक्ट द इंडिविजुअल ओनली, एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन जो कि दूसरों को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डज जेस मिल कॉल फॉर लॉ टू इंटरफेयर इन ऑल काइंड ऑफ एक्शन। नहीं, मैंने अभी बताया नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सेल्फ रिगार्डिंग में तो खैर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी दो तरह के एक्शन होते हैं, एक सीरियस एक होता है माइनर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अदर रिगार्डिंग एक्शन जो होता है ना, उसमें ही सेज ओनली व्हेन द हार्म इज सीरियस इन नेचर देन ओनली स्टेट्स टू इंटरफेयर। अगर माइनर हार्म में क्या आता है कि सोसाइटी का डिसअप्रूवल बहुत जरूरी है। मान लो कि कोई आदमी सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं मानता तो लोग उसको आउटकास्ट करेंगे, लोग उसको खराब नज़र से देखेंगे, ऑटोमेटिकली ये डिसअप्रूवल ही उस आदमी को करेक्ट कर सकता है।
क्योंकि हम वी आर सोशल एनिमल और हम सोसाइटी से बाहर नहीं रह सकते हैं, हमें सोसाइटी में ही रहना है, तो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को मानना जरूरी है, अदरवाइज सोसाइटी हमें आउटकास्ट कर सकता है। ठीक है, सो इस तरह से जीएस मिल बोल रहा है कि स्टेट कैन इंटरफेयर ओनली इन द serious harm, not in I mean minor harm. So what is reasonable restriction? मैंने अभी बताया reasonable restriction क्या होता है। reasonable restriction मतलब मैंने बताया ना कि आप फ्रीडम तो है लेकिन यू आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक, क्योंकि जब अपना फ्रीडम को आप फुल एक्सटेंट पे इंजॉय करोगे तो आप दूसरे के फ्रीडम को कटेल करोगे। जैसे मान लो मुझे गाना सुनने का राइट फ्रीडम है, अब क्या मैं रात को फुल वॉल्यूम में गाना सुन सकता हूँ? नहीं। क्यों? दूसरे लोग भी फ्री हैं रात को गहरी नींद सोने के लिए, रात को डिस्टर्ब ना होने के लिए। तो यहाँ पे आपका फ्रीडम एंजॉय करने से कोई दूसरे का फ्रीडम एनक्रोच हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रीजनेबल। लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन अगर स्टेट लगाता है तो हमारा फ्रीडम कम हो जाएगा। आमतौर पे डिक्टेटरशिप में या जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाता है जिसमें कि लोग अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा रीजनेबल मतलब सही, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ फ्रीडम हमें ही नहीं मिला है, ऑल अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी वो फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। और जब आप अपना फ्रीडम को फुलेस्ट एक्सटेंट में एंजॉय कर रहे हो, तो अगर वो फुलेस्ट एक्सटेंट में अपने फ्रीडम एंजॉय करने के चक्कर में आप दूसरे के फ्रीडम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, उनके फ्रीडम को एनक्रोच कर रहे हो, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। और इस तरह का रेस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज मॉडर्न लिबरलिज्म? क्या होता है मॉडर्न लिबरलिज्म? तो लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कि यू डेवलप द फीलिंग ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर। टॉलरेंस मतलब दूसरों के प्रति आई मीन यू गिव रेस्पेक्ट टू अदर ऑल्सो। हाँ, सो दैट इक्वल टॉलरेंस। आप दूसरे का भी अपने आप को एडजस्ट करना सीखना चाहिए दूसरे किसी भी माहौल में, कि मे बी यू लिव इन ए सोसाइटी वेयर देयर इज डिफरेंसेस बेस्ड अपॉन रिलीजन, कास्ट, रिच एंड पुअर, तो हमें टॉलरेंस डेवलप करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड लिबरलिज्म। ठीक है, इट मीन्स दैट राइट ऑफ ए पर्सन टू होल्ड एंड एक्सप्रेस हिज व्यू। अगर मान लो कोई माइनॉरिटी में है या लोअर कास्ट का है, उसका अपना व्यू है, अपना बिलीफ है, तो उसको वो उस व्यू पे, उस ओपिनियन पे स्टैंड करे और उसको डिफेंड करे, प्रोटेक्ट करे, तो हम बोल सकते हैं देयर इज लिबरलिज्म। सो सच पर्सन इज कॉल्ड लिबरल पर्सन। सो मॉडर्न लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि ये इंडिविजुअलिज्म, अकॉर्डिंग टू देम इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू देम इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं इंडिविजुअलिज्म की, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, सो दे एम्फेसाइज इन इंडिविजुअल चॉइस एंड इंटरेस्ट, कि हर आदमी का अपना एक चॉइस होता है, हर आदमी का अपना एक इंटरेस्ट होता है और उसे वो इंटरेस्ट और चॉइस को परस्यू करना चाहिए। हाँ, उसे आई मीन सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, इनका कंपल्सन में नहीं आना चाहिए, इनके दबाव में नहीं आना चाहिए, और जो उन्हें अच्छा लगता है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो यही है हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म? मैंने बताया मैरिज में। ठीक है, इंडिविजुअल विल बी हर्ड, नॉट देयर पेरेंट्स और कम्युनिटी। ये नहीं कि समाज क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, पेरेंट्स क्या बोल रहा है, आपको लगता है हाँ किसी से शादी करना है तो करना है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो। इस तरह से हम आपका अपने इंडिविजुअल लिबरलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म? ठीक है, क्लासिकल मतलब पुराना, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड हो गया, और मॉडर्न मतलब तो मॉडर्न होता है। ठीक है, सो क्लासिक देयर वाज मिनिमम स्टेट एंड ओनली फंक्शन दे यूज टू कैरी आउट वाज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखो इसमें क्या बोलता है ना कि क्लासिकल लिबरलिज्म ये बात करता है कि स्टेट का रोल कम से कम होना चाहिए, स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और बाकी सब काम लोगों के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट और मिनिमम रोल जो है स्टेट प्ले करें सोसाइटी में, कौन सा रोल? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, बाकी लोग अपना खुद मैनेज कर लेंगे। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म क्या बोलता है? नहीं, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ये बात करता है जब तक हम गरीब लोगों को या पिछड़ी जाति के लोगों को हम हेल्प नहीं करेंगे बाई प्रोवाइडिंग देम स्कूल, प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे स्कीम लॉन्च करके, तब तक ये लोग इंप्रूव नहीं हो सकते हैं या सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम नहीं होगा। सो मॉडर्न लिबरलिज्म टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट, वो स्टेट जो कि बहुत सारे एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी कंडक्ट करता है सोसाइटी में, जिससे कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, क्लास के लोग हैं या
कास्ट के लोग हैं, ऐसे लोगों को अपलिफ्ट किया जा सके। सो देयर इज इंटरफेरेंस इन मॉडर्न लिबरलिज्म, बट यहाँ पे कम से कम इंटरफेरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट इज टू काइंड ऑफ लिबर्टी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, दो लिबर्टी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर है। ठीक है, अब देखो इसमें पॉजिटिव लिबर्टी क्या होते हैं। ठीक है, सो इट एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, मतलब क्या होता है कि दिस एरिया इज कंसर्न विद द स्टेट कैन इंटरफेयर। ये वो एरिया है, वो दायरा है जहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, ये वो दायरा है जहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, एंड स्टेट इंटरफेरेंस हियर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट इंटरफेयर कर रहा है तो आपका फ्रीडम कम हो रहा है। जैसे मान लो कि आप वी अलाउड गर्ल्स टू गो टू स्कूल या कॉलेजेस, ठीक है, और अगर वो घर से बाहर निकलती हैं और रास्ते में उन्हें परेशानी हो रहा है, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, कुछ लोग उनको हैरास कर रहे हैं, तो क्या वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पा रही हैं? नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे स्टेट का रोल है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे सोसाइटी में जिसमें कि वो इवन लेडीज और गर्ल चाइल्ड कैन ऑल्सो गो टू कॉलेज एंड स्टडी। सो दैट क्रिएशन ऑफ दैट एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिबर्टी। हाँ, जितना ज़्यादा अच्छा माहौल होगा बाहर, उतना ज़्यादा लोग अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, सो इट एक्चुअली एनहेंस, तो इस तरह से फ्रीडम बढ़ता है ना कि कम होता है। प्रोविजन ऑफ पॉजिटिव कंडीशन लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सो दीज प्रोविजन हेल्प इन फुलर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। पॉजिटिव लिबर्टी रिकग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी। और दूसरी बात है कि आप सोसाइटी में ही अपने आप को फ्री रह सकते हो, और उसलिए सोसाइटी में वो कंडीशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन कंडीशन को क्रिएट करता है? स्टेट क्रिएट करता है बाय थ्रू लॉ एंड ऑर्डर। और इस तरह से अलाउ पीपल टू enjoy freedom to the fullest extent only if there is a better condition outside। ठीक है, नेगेटिव फ्रीडम मतलब होता है कि वो जो नेगेटिव लिबर्टी डिफाइंस द एरिया वेयर नो अथॉरिटी का इंटरफेयर। ये आपका, जैसे मान लो आपके कमरे में बैठे हो, जो मर्जी करो, यहाँ पे कोई अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिविजुअल का यहाँ पे जो मर्जी आप करो, कोई इशू नहीं है, जब तक कि आपका एक्टिविटी बाहर के लोगों का अफेक्ट नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉजिटिव का एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट देना, हेल्थ वगैरह, और इसमें अपना जो म्यूजिक सुनो, जो मर्जी, वेयर क्लोथ हो गया, कहीं भी ट्रैवल करो, तो ये सारा चीज़ आ जाता है आपका नेगेटिव फ्रीडम के अंदर। ठीक है, व्हाट इज वोल्टेयर सेड ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो वोल्टेयर जो एक फ्रेंच फिलोसफर था, उसने क्या बोला था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर? सो बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी। वोल्टेयर सेड दैट आई मे डिसअप्रूव ऑफ वॉट एवर यू से, बट आई डिफेंड योर राइट टू स्पीक टिल डेथ। देखो क्या बोल रहा है कि आप जो बोल रहे होगे, देखो वोल्टेयर बोल रहा है लोगों को कि आप जो बोल रहे होगे, हो सकता है मैं उससे एग्री ना हूं, हो सकता है मैं उसको डिसअप्रूव करूं, लेकिन मैं आपके बोलने का अधिकार को हमेशा तक के, मैं चाहता हूं कि आपको हमेशा बोलने का अधिकार मिले। ठीक है, सो हो सकता है मान लो कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, हो सकता है आप उससे एग्री ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को बोलने ना दो। जब आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, यानी कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहे हो। सो इट मीन दैट आई मे नॉट एग्री विथ वॉट एवर यू से, बट यू हैव राइट टू स्पीक। और तुम्हें राइट हो बोलने का अधिकार हमेशा रहना चाहिए, जब तक आप टिल यू अलाइव, रिमेन अलाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 4 रीजन गिवन बाय मिल टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था ना, क्या कारण है कि हम लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए? मिल कुछ 4 कारण दे रहे हैं यहाँ पे। पहला कारण तो ये है कि नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स, व्हाट अपीयर्स एज फॉल्स हैज सम एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। देखो वो बोल रहे कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है। जैसे मान लो कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। अगर हम उसको बोलने नहीं देंगे तो जो थोड़ा एलिमेंट ऑफ सच्चाई है वो भी कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के बोलने के ऊपर रोक लगाने का। दूसरा है, ट्रूथ डज नॉट एमर्ज इन इट्स बाय इटसेल्फ, इट इज ओनली थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन दैट ट्रूथ एमर्जेस। देखो सच्चाई अपने आप में बाहर नहीं होता है। जब तक कोई भी टॉपिक को लेके हम डिबेट और डिस्कशन नहीं करते हैं, जब तक कोई टॉपिक को लेके हम आपस में बहस नहीं करते हैं, तब तक उसमें सच्चाई बाहर नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये तभी पॉसिबल है डिबेट एंड डिस्कशन, जब हम किसी को बोलने का अधिकार दें।
या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे, तभी ये चीज़ सच्चाई बाहर आ सकता है। थर्ड क्या है कि द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द पास्ट बट ऑल्सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो। सो जो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया है, हो सकता है कैपिटलिज्म सोशलिज्म हो गया, हो सकता है कोई दो धर्म के लोग हैं उनमें डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। सो ये सिर्फ पास्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, और हम इस चीज़ को फ्यूचर में या प्रेजेंट में उसको मॉडिफाई करके या उसको उस कमिंग सोसाइटी या जनरेशन के हिसाब से हम उसको लेके आ सकते हैं, तभी अगर इफ़ देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और लास्ट है वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। जो मान लो कुछ हम मानते हैं सही है, हो सकता है वो सही नहीं हो। आइडिया विच वर ट्रू एट वन पॉइंट मे बी फॉल्स इन अदर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब लोग उसके बारे में बोलेंगे, तभी पॉसिबल है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले तभी उसको डिस्कस कर पाएंगे। और इस तरह से हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। दिस इज वन एरिया वेयर देयर शुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस। यहाँ पे कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट का या किसी भी चीज़ किसी का भी। हर आदमी को बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपने अपना व्यू को एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड फ्री फ्लो ऑफ आइडिया देयर शुड बी फ्रीडम टू स्पीक। तो इसलिए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीक होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम कंसिडरिंग दैट मेनी फिल्म बुक्स मूवी प्ले पेंटिंग बैन कर दिया गया है। यानी कि ये बैन करना मतलब होता है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन देने से रोकना। एज वी हैव रेड अर्लियर देयर आर दैट देयर शुड नॉट बी हेट्रेड कैंपेन एंड हेट्रेड स्पीचेज अगेंस्ट एनीवन। तो ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, लेकिन मैंने बताया था कि पहले हमने बोला कि आप कभी भी बोलने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आप जो बोल रहे हो वो शायद किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, किसी के धर्म को, किसी के रिलीजन को, किसी के कास्ट को किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। यस, बैनिंग शुड बी देयर, बट द क्वेश्चन विच कम्स इज टू हाउ मच बैनिंग शुड बी देयर। कितना बैन करना चाहिए। हम किसी को फ्री नहीं छोड़ सकते, जो मर्जी वो बोले या जो मर्जी वो करे। बैनिंग शुड नॉट बी रेगुलरली, अदरवाइज स्टेट गेट्स इनटू हैबिट ऑफ बैनिंग एवरीथिंग। तो एक तो पहली बात है कि बैन करो, लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ को बैन करने लगो, हमेशा बैन करते रहो, नहीं। वोल्टेयर ने बोला था ना कि एक स्टेटमेंट दिया था कि आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट एवर यू से बट आई डिफेंड योर राइट टू स्पीक टिल डेथ। मैं तब तक तुम्हारे बोलने का अधिकार को सपोर्ट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ। इट मीन्स दैट आई मे नॉट एग्री विथ वॉट एवर यू से बट देन यू हैव द राइट टू स्पीक। सो समझ में आ गया इसको। बाकी ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा हूँ पहले। थ्री जो नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स। उसके बाद दूसरा जेस मिल का था बी ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाई इट सेल्फ, वो डिस्कशन डिबेट के थ्रू इमर्ज होते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी मैंने कराया था। और एक लास्ट पॉइंट था इसके अंदर कि वी कैन नॉट बी श्योर व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअल ट्रू। हो सकता है नहीं भी हो, और वो तभी बाहर आ सकता है जब डिस्कशन डिबेट होगा, तभी बाहर हो सकता है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो ये चैप्टर एंड हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।